This is the 4th class SFM Challenger series, and it's taking place on the SSI YouTube channel, and I am interacting with you all through our Telegram channel, through the Telegram channel of CA Final. 4th class है, Telegram पे जो लोग हैं वो लोग इन्फॉर्म कीजिएगा कि वो लोग कनेक्टेड है, मेरा ऑडियो ठीक से आ रहा है ना, जस्ट इन्फॉर्म मी. Are you getting the audio? Yes, जगनप्रीत ने बोला गुड इवनिंग जगनप्रीत, रोहित, बजाज, जतन गर्ग. मोर पीपल प्लीज. ऑडियो वीडियो सब ओके है? जगनप्रीत, रोहित, बजाज, जतिन गर्ग, गणेश शाह. It's exactly 7 PM. हर्षिता जैन, मिताली, यूजे, माधव झा बहुत एक्टिव है, बहुत जन का हेल्प कर रहे ग्रुप में, मैं देख रहा हूं. थैंक्स अ लॉट मन से. संध्या, दिव्यांग, ऋषभ, अर्चिता, प्रेरणा, भाविक, पीयूष. So good evening all of you. How are you? कैसे आप लोग, और कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसा लाइफ चल रहा है? आई थिंक आर्टिकलशिप में फिजिकली जाना नहीं पड़ रहा होगा, घर से ही चल रहा होगा आर्टिकलशिप का प्रेशर. यस प्लीज, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कि आप लोग कैसे हैं, कैसा लाइफ चल रहा है. सो शुभ सिंघानिया बोल रहे ऑल गोइंग गुड सर. कानपुर के करंट स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एक दफ़ा डी मर्जर का रिव्यू दे दीजिए. अभी बीच में तो नहीं देंगे, आज तो फॉरेक्स का ही रिव्यू क्लास है. महिमा, मोबिन, योजना, मिताली, प्रियंका, ऑल आर गुड. आई एम ऑल्सो फाइन. देयर वाज अ स्लाइट कोल्ड 2 days अर्लियर बट नाउ इट्स फाइन. दिव्यांग, रिदम, अमन. ठीक है, चलिए. सो are you liking these challenger series classes? Because we are only doing it in forex right now. forex के बाद portfolio का start होगा. जिन लोग भी क्या बोलते हैं बहुत पहले कर चुके हैं उनको वापस से मौका मिलता है. ठीक है, वो भी टफ सम्स करने का, बिकॉज चैलेंजर सीरीज में इजी सम्स करते नहीं है अपने. सो आर यू लाइकिंग दीज क्लासेस? शुड आई कंटिन्यू विद देम और शुड आई स्टॉप? व्हाट डू यू से? ये क्लासेस मैं चालू रखूं, आपको हेल्प हो रही है, या फिर मेरे को स्टॉप कर देना चाहिए? व्हाट डू यू फील? 1 week 1 क्लास, क्या ये रिदम इज ओके? यस, मैडी, परम, प्रेरणा, गोविंद, हिमानी. Okay, so I got your reply that you all are getting some help as a result of these classes, and you never know, जिस तरह का पेपर्स आ रहा था, कोई ना कोई क्वेश्चन इन क्लासेस से एग्जाम में आ जाए. अब ऑब्वियसली इतना बड़ा करिकुलम है, इतने सारे क्वेश्चंस है, उनमें से क्या आएगा कोई नहीं बोल सकता है. बट फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो आपका माइंड और ज़्यादा खुलेगा एंड यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड इन हैंडलिंग एन अनसर्टेन पेपर. ये तो YouTube पे अपलोड हो रही है, नहीं हो रही है क्या? मेरे ख्याल से तो हो रही है. आई जस्ट चेक. यश, आप भी चेक कीजिएगा. ये तो YouTube पे की जा रही है, तो YouTube पे अपलोड क्यों नहीं होगी? जो रिवीजन क्लास मैंने ली थी वो भी YouTube पे अपलोड हुई थी. आप एक क्लास थियोरी का भी ले लेना. ले लेंगे, बट वैसे भी थियोरी का 2 ही इंग्लिश का क्लासेस दिया हुआ है. जो इंग्लिश का क्लासेस दिया हुआ था देखने के लिए वही 2 ही था, तो थियोरी का क्लासेस ऐसे भी छोटा ही था. और थियोरी का और एक रिव्यू क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे है. थियोरी का एक रिव्यू क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे है वैसे मैडी, अगर आप चेक करेंगे तो. ठीक है, लेने को तो वापस ले लूंगा, बट थियोरी का ऑलरेडी एक क्लास यूट्यूब पे है. माधव झा बोल रहे हैं कि सर जो आप क्लास ले रहे हैं चैलेंजर सीरीज वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है. तो जो भी ऊपर बोल रहा था ना सर प्लीज अपलोड इट, तो वो ठीक से चेक नहीं कर रहे. डेरिवेटिव में नवंबर 19 ओल्ड सिलेबस डिविडेंड रेट का पीरियोडिक क्या किया था? अभी मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा,
और इनफैक्ट जो मैंने रिव्यू क्लास किया था उस पर भी डेरिवेटिव किया था। अभी मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा और बाकी कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू कैरी आउट दिस क्लास 1-to-1, दिस इज 1-to-many, ठीक है। सो वी ट्राई टू टॉक थिंग्स विच आर कम्युनिकेटेबल टू एवरीवन, ठीक है। ये जगनप्रीत शेयर कर रहा है, ये रहा एसएफएम चैलेंजर सीरीज। जिस पर्सन को दिख रहा नहीं था, ठीक है, उस पर्सन को यहां दिख जाएगा। एसएफएम चैलेंजर सीरीज सारी जगह अपलोडेड है, ठीक है। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द लास्ट 3 classes वी हैव बीन डूइंग अ सिंगल टॉपिक इन फॉरेक्स कॉल इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग इतना तो कभी जिंदगी में नहीं करवाया होगा जितना मैंने इस बैच में और इस टर्म में फोकस किया है। और अगर ये इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग आ गया और तुम नहीं राइट कर पाए, मन से मेरे आहा निकलेगा, गुस्सा निकलेगा, बिलीव मी। रिमेंबर, इंटरनेशनल कैप बज अगर एग्जाम में आता है कोई भी सम और आप नहीं कर पाए, बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है ना। अपने इंटरनेशनल कैप बज कंप्लीट कर चुके, ठीक है। उसका थोड़ा सा बहुत वाइब्रेंट केस स्टडी टाइप सम्स जो है ना वो क्लास में हुआ नहीं था, इसलिए हमेशा से एक लैक्यूना था। मेरे को लगा करा देता हूं, बिकॉज आईसीआई का पब्लिकेशन है, अपने तरफ से नहीं, तो कराना जरूरी था, जस्ट अपने आप को हेज करने के लिए और आपका पर्सपेक्टिव को इंप्रूव करने के लिए। आज अपने कुछ और सम्स में जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ और सम्स में। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, पे अटेंशन, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट, पे अटेंशन। अभी कुछ टाइप करने से फायदा नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल का वो चीज देख रहा नहीं हूं। जस्ट 1 सेकेंड। सो ये हैंड आउट वही वाला काम आ रहा है जो चैलेंजर सीरीज 3 में था। ओके, हैंड आउट वही वाला काम आने वाला है जो चैलेंजर सीरीज 3 में था। वही हैंड आउट अपना काम आएगा जो चैलेंजर सीरीज 3 में था। तो इस हैंडआउट में वी आर मूविंग अहेड। एक सेकेंड, मैंने एक बार अपना फेस हटाया है स्क्रीन से जिससे अपने फोकस कर पाए ऑन द राइट अप। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का सम है, आरटीपी का सम है, मेरे तरफ से नहीं है, आईसीएआई का पुराने आरटीपी का सम है 2007 या 8 का, पर इसमें कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज आईआरपी का सम है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज आईआरपी का सम है, आरटीपी का, ओके, पर अलग तरह का सम है। अगर ये एग्जाम में आ गया, आई कैन चैलेंज दैट 95% या 90% लोग इस सम को कर नहीं पाएंगे। आई नो, बिकॉज जो भी सम्स अपने कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का किए थे उसमें सिंपल कंपाउंडिंग था, यानी कि 6 महीने का है तो बाई 2, 3 महीने का है तो बाई 4 ब्याज को, पर यहां पे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का सम है। तो यू मे नोट डाउन कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ओके, चैलेंजर सीरीज 3 का, वो क्वेश्चन नंबर 1 CIA कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का सम है, ठीक है। होप आपने नोट कर लिया होगा, बिकॉज ऐसे भी ये नॉर्मल क्लास नहीं चल रहा है तो मैं डिक्टेशन मोड में आपको बोल नहीं सकता हूं। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का सम है, ठीक है ना। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज एक बार याद करवा देता हूं। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज में हम लोग स्टेप 1 एक करेंसी बोरो करते हैं, बोरो कोई भी करेंसी से रुपया बोरो करते हैं और पता लगाते हैं रुपया कितना चुकाना पड़ेगा बाद में। पहले रुपया बोरो करते हैं आज और पता लगाते हैं कि रुपया कितना चुकाना पड़ेगा बाद में। सेकेंड स्टेप में रुपया को दूसरे करेंसी में स्पॉट कन्वर्ट करते हैं, तो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं स्पॉट, ठीक है, स्पॉट कन्वर्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में जो डॉलर आया उस डॉलर को इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर को इन्वेस्ट करते हैं, तो पता चल जाता है कितना डॉलर बाद में आने वाला है। और वो जो डॉलर बाद में आने वाला है वो तो खुला है ना, खुला, उसको कवर करने के लिए फॉरवर्ड सेल करते हैं, डॉलर को फॉरवर्ड सेल करते हैं, डॉलर को फॉरवर्ड सेल करते हैं, फॉरवर्ड सेल, ठीक है। दिस इज व्हाट वी डू। एक करेंसी बोरो और पता लगा लो कितना चुकाना है, रुपया को डॉलर में कन्वर्ट स्पॉट, उसके बाद डॉलर को इन्वेस्ट और उसके बाद डॉलर को फॉरवर्ड सेल। तो लास्ट स्टेप में रूपी इनफ्लो आएगा। रूपी इनफ्लो में रूपी एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, तो ये रूपी इनफ्लो अगर फर्स्ट स्टेप में जो रूपी आउटफ्लो था उससे ज्यादा आया तो आर्बिट्राज है,
लास्ट स्टेप में जो रुपी इनफ्लो आया, अगर वो फर्स्ट स्टेप के रुपी आउटफ्लो से ज्यादा है तो उस केस में आर्बिट्राज का प्रॉफिट है। तो ये कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का 4 स्टेप होता था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू था कौन सा करेंसी बोरो करें, रुपया बोरो करें कि डॉलर बोरो करें, कौन सा करेंसी बोरो करें। उसके लिए मैंने बोला था पहले आईआरपी का जो फॉर्मूला है एफ बाय एस इक्वल टू फैक्टर बाय फैक्टर, तो आईआरपी का फॉर्मूला में एफ पुट कर दो, एस पुट कर दो, एक तो फैक्टर पुट कर दो, तो दूसरा वाला शुड भी इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा, से रूपी का शुड भी इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा, शुड भी। उसके बाद एक्चुअल रूपी का ब्याज सब में है, अगर एक्चुअल रूपी का इंटरेस्ट कमती है डॉलर से नहीं शुड भी से, तो अपने रुपया बोरो करेंगे। अगर एक्चुअल रूपी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो रुपया में इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर बोरो करेंगे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बाई चांस वो बंदा ये समझे कि ये क्लास में आईआरपी सिखा रहा नहीं हूं, चैलेंजर क्लास है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जरा सा हिंट देके। तो अपने पता लगाते हैं कौन सा करेंसी बोरो करना है और उसके बाद वो करेंसी बोरो करते हैं। किसी को अगर दिक्कत हो पता लगाने में कौन सा करेंसी बोरो करना है तो जो भी करेंसी बोरो कर लो उससे प्रॉफिट आना चाहिए, वही वाला करेक्ट आंसर होगा। पहले रफ में सॉल्व कर लो फिर फेयर में कर देना, बिकॉज इंस्टीट्यूट को लॉजिक नहीं चाहिए कौन सा करेंसी बोरो करना है, जो भी करेंसी बोरो करो उस पर प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है ना? ओके, एक बार देख रहा हूं टेलीग्राम पे लोगों ने क्या लिखा है अभी तक। निधि गोयल कुछ लिखी है, सर का जो फॉरेक्स का टेस्ट सीरीज 1 का बात अभी नहीं हो सकता है। ओके, टेस्ट सीरीज 1 का कोई बात नहीं हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू डाइवर्ट इनटू एनीथिंग, सो आई एम नॉट एबल टू सी। निधि गोयल आप क्या बोल रहे हैं मैं उस पर देख नहीं पा रहा हूं, तो क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए, risk free rate of interest in US is 8% per annum and UK is 5% per annum. तो पाउंड यूएस डॉलर इंटरेस्ट रेट आई डॉलर 8% है और आई पाउंड 5% है। मैं टेलीग्राम को नहीं देख रहा हूं, ठीक है ना? तो आप कुछ भी गलत टाइम पे लिखोगे तो आपको लगेगा कि सर देख रहे नहीं, एकदम सही लगता है। तो पाउंड अप्रिशिएट होगा, पाउंड शुड बी एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम बिकॉज पाउंड का ब्याज कम है, तो पाउंड शुड बी एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम। द स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड पाउंड इज $1 इक्वल टू 0.75 पाउंड। तो डॉलर बेस करेंसी है तो डॉलर का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो फॉरवर्ड रेट 0.75 से कम होना चाहिए। फॉरवर्ड रेट 0.75 से कम होना चाहिए, कम, बिकॉज डॉलर का ब्याज ज्यादा है, डॉलर बेस करेंसी है, तो जिसका ब्याज ज्यादा है अकॉर्डिंग टू आईआरपी वो फॉरवर्ड डिस्काउंट पे होगा। अज्यूमिंग दैट his interest is compounded on daily basis, then at what forward rate of 2 years there will be no opportunity for arbitrage। तो अपने को फॉरवर्ड रेट निकालना है, तो अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हैं। F डिवाइडेड बाय S इक्वल टू E पावर I पाउंड डिवाइड बाय E पावर I डॉलर टू द पावर T। F by S इक्वल टू E पावर I पाउंड बाय E पावर I डॉलर टू द पावर T। बोला है इंटरेस्ट इज डेली कंपाउंडेड, डेली बेसिस जब ये लोग बोलते हैं ये लोग का मतलब होता है कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड। सीए इंस्टीट्यूट जब लिखता है डेली कंपाउंडेड उनका मतलब होता है कंटिन्यूअस कंपाउंडेड। सर ये तो गलत है ना, तो क्या करे गलत है तो? सीए इंस्टीट्यूट जब लिखता है डेली कंपाउंडेड उनका मतलब होता है कंटिन्यूअस कंपाउंडेड। ठीक है, हर मोमेंट पे उसको वो लोग डेली कंपाउंडेड काफी बार लिखते हैं। तो उस केस में ई वाला फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला आईआरपी का था, एक था डिवाइड वाला, एक था पावर वाला और एक था ई वाला। ई वाला फॉर्मूला बिकॉज डेली कंपाउंडेड है, तो फॉरवर्ड रेट निकालना है 2 साल का। मैंने लिखा है एफ बाई एस इक्वल टू ई पावर आई पाउंड बाई ई पावर आई डॉलर टू द पावर टी। इसको थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूं, तो ठीक से लिखूंगा तो एफ बाई एस इक्वल टू ई पावर आई पाउंड माइनस आई डॉलर और बाहर में टी। ओके, आई पाउंड माइनस आई डॉलर और बाहर में टी। अब जो भी डिस्टर्ब कर रहा हूं उसको एक एक करके टेलीग्राम चैनल से बैन करते जा रहा हूं। 1 सेकेंड। अब जो भी डिस्टर्ब कर रहा है उसको एक एक करके टेलीग्राम चैनल से बैन कर रहा हूं बिकॉज दे आर डाइवर्टिंग माई अटेंशन एंड नॉट अलाउिंग मी टू पार्टिसिपेट विद द नॉर्मल क्लास। तो एफ बाई एस इक्वल टू दिस अब पुट कर रहा हूं, तो आ गया एफ डिवाइडेड बाय 0.75 इक्वल टू ई पावर, पाउंड का इंटरेस्ट रेट 0.05
डॉलर का 0.08 और पावर 2, ओके, इंटू 2, बिकॉज 2 साल का निकालना था। पाउंड का 5%, डॉलर का 8%, 0.05 माइनस 0.08 इंटू 2, तो ये आ गया अपना f इज इक्वल टू 0.75 इंटू ई पावर माइनस 0.06, ओके। f इज इक्वल टू 0.75, या कर सकते हैं f इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय ई पावर 0.06। निकाल लीजिए क्या आंसर है। f इज इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाय ई पावर 0.06। आरएम का क्वेश्चन क्रिश बोल रहा है, तो इसको भी मैं बैन कर रहा हूं। यस, तो f इज इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाय ई पावर 0.06। बताइए कितना आ रहा है। 0.75 डिवाइड बाई ई पावर 0.06। होप ई पावर x निकालना आता है। पावर इंटू फोन नंबर प्लस 1 इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार। पावर इंटू फोन नंबर प्लस 1 इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार, और फोन नंबर था 0.00024417206, 0.00024417206। तो ये आ रहा है f इज इक्वल टू 0.7063, f इज इक्वल टू 0.7063। तो ये आंसर आया है। अमन का रॉन्ग आया है, सूर्य का राइट है, जतिन का राइट है, रोहित का राइट है, एएस का राइट है, माधव झा का राइट है, रितिका का राइट है। 0.7063 फॉरवर्ड रेट, 0.7063 शिवम का, 0.7063 फॉरवर्ड रेट। ये सब एग्जाम में आ गया ना, अच्छे खासे लोगों का नानी याद आ जाएगा, मुहावरा है, उल्टा नहीं ले। 0.7063 ये फॉरवर्ड रेट निकला। 2 साल बाद का फॉरवर्ड रेट 0.7063 होना चाहिए। दिस इज शुड बी, क्या है ये, दिस इज शुड बी 0.7063 फॉरवर्ड रेट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन था assuming that interest is compounded daily, then at which forward rate of 2 years there will be opportunity for no arbitrage. तो 0.7063 further show how an investor could make riskless profit if 2 years forward price is $1 equal to 0.85. Actual forward rate $1 equal to 0.85 है। एक्चुअल फॉरवर्ड रेट $1 इक्वल टू 0.85 है। $1 इक्वल टू 0.85 है, ओके। एक्चुअल जो फॉरवर्ड रेट है $1 इक्वल टू 0.85, ओके। ई का पावर दिया हुआ तो कोई बोल रहा है, ठीक है, मैंने देखा नहीं था, अच्छा वो प्रैक्टिस हो गया। ई का पावर दिया हुआ था, वैसे ई पावर माइनस 0.06 दिया हुआ था, तो आप डायरेक्टली पुट करते तो भी आ जाता। 0.75 इंटू ई पावर माइनस 0.06, यानी 0.75 इंटू 0.9413, उससे भी आ रहा है। क्या आ रहा है, एक मिनट चेक कर रहा हूं। 0.75 इंटू 0.9413 इक्वल टू 0.706, ओके। तो 0.706 जो है वो आंसर आ रहा है। इनके रेट जो इनका वैल्यू दिया 0.706 मान रहा हूं मैं, 63 नहीं 706 मान रहा हूं, बिकॉज 7059 कुछ है ना, 70597 है, तो 7060 माना है मैंने। अगर इंस्टीट्यूट ने वैल्यू दिया है तो इंस्टीट्यूट का वैल्यू यूज करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट का जो वैल्यू दिया हुआ था ई पावर माइनस 0.06 का, ये वाला यूज किया मैंने। 0.75 इंटू 0.94 क्या था, 0.75 इंटू 0.9413, 0.75 इंटू 0.9413, तो ये आया 0.70597, यानी 0.7060। ये फॉरवर्ड रेट आया है, ठीक है। अपना कैलकुलेटर वाला फिगर नहीं यूज करना है, इंस्टीट्यूट ने जो दिया है वो वाला यूज करना है। मैंने देखा नहीं था कि इंस्टीट्यूट ने दिया है क्या, पर जो एक्चुअल रेट है वो 0.85 है। एक्चुअल रेट 0.85 है तो अपने को आर्बिट्राज दिखाना है। एक्चुअल रेट 0.85 है तो अपने को आर्बिट्राज दिखाना है। तो अब आर्बिट्राज में कौन सा करेंसी बोरो करेंगे, सुनिए। डॉलर का फॉरवर्ड रेट ओवर वैल्यूड है। डॉलर का फॉरवर्ड रेट ओवर वैल्यूड है,
इसका मतलब डॉलर का स्पॉट रेट अंडर वैल्यूड है, डॉलर का फॉरवर्ड रेट 0.706 होना चाहिए था। 25 बार लोग बोलने वाले सर वापस समझाइए, मैं एक बार ही समझाऊंगा। डॉलर का फॉरवर्ड रेट ओवर वैल्यूड है, वो होना चाहिए था डॉलर का फॉरवर्ड रेट ओवर वैल्यूड है, वो होना चाहिए था 0.706 और है क्या 0.85। तो सिंस डॉलर का फॉरवर्ड ओवर वैल्यूड है तो डॉलर का स्पॉट अंडर वैल्यूड है, स्पॉट जो है डॉलर का वो अंडर वैल्यूड है, तो डॉलर को स्पॉट क्या करेंगे बाय। तो डॉलर स्पॉट बाय करने के लिए पाउंड चाहिएगा, तो पाउंड क्या करेंगे बोरो। आप चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं लॉजिक, ठीक है, आप चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं लॉजिक कि डॉलर का जो फॉरवर्ड रेट है वो ओवर वैल्यूड है, 0.85 ज्यादा है 0.706 से, तो स्पॉट अंडर वैल्यूड है, डॉलर का स्पॉट अंडर वैल्यूड है, तो डॉलर को स्पॉट बाई करना चाहिए। डॉलर को स्पॉट बाई कैसे करेंगे, पाउंड यूज करके, तो पाउंड बोरो करेंगे, यानी पाउंड बोरो करना है। सर समझ में नहीं आया, तो जो मैंने बोरो कर लेना, चेक कर लेना किससे प्रॉफिट आ रहा है, वही आंसर होगा। ओके, पाउंड बोरो करना है, पाउंड बोरो करना है, पाउंड बोरो। तो अकॉर्डिंगली स्टेप 1 पाउंड बोरो किए, सपोज 1 लाख पाउंड बोरो किए, 1 लाख पाउंड बोरो, पाउंड बोरो एट, कौन सा रेट था पाउंड का, पाउंड का इंटरेस्ट रेट था 5%, एट 5% पर एनम फॉर 2 years, 2 साल के लिए बोरो किए 1 लाख पाउंड, तो लौटाना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा 1 लाख इंटू ई पावर 0.05 इंटू 2, यानी 1 लाख इंटू ई पावर 0.1। 1 लाख पाउंड बोरो किए 5% पर एनम कंटिन्यूअस फॉर 2 years, तो लौटाना पड़ेगा 1 लाख इंटू ई पावर आर टी, ई पावर आर टी 1 लाख इंटू ई पावर 0.05 इंटू 2, यानी 1 लाख इंटू ई पावर 0.1। क्या आ रहा है, 1 लाख इंटू ई पावर 0.1, ई पावर 0.1 का वैल्यू दिया हुआ होगा, तो ई पावर 0.1 दिया हुआ है, नहीं ई पावर -0.1 दिया हुआ है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ई पावर -0.1 दिया हुआ है तो डिवाइड करना पड़ेगा 0.9051 से, यानी 1 लाख डिवाइड बाय ई पावर -0.1, यानी 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख डिवाइड बाय 0.9051, 1 लाख डिवाइड बाय 0.9051, 1 लाख डिवाइड बाय 0.9051 में चेक कर रहा हूं, 1 लाख डिवाइड बाय 0.9051, तो ये आ रहा है 110485, 110485 आ रहा है मेरा, 110485 मेरा आया है। मैं फिर से चेक कर रहा हूं, 1 लाख डिवाइड बाय 0.9051 इक्वल टू 110485, तो 110485 ये लौटाना पड़ेगा, क्योंकि ई पावर 0.1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, ई पावर -0.1 का दिया हुआ था, तो मैंने 1 लाख बाई ई पावर -0.1 कर दिया, बिकॉज ई पावर 0.1 से मल्टीप्लाई, यानी ई पावर -0.1 से डिवाइड, तो 1 लाख बाई 0.9051 110485, 1,10,500 करीब चुकाने, आउटफ्लो, आउटफ्लो इसको अंडरलाइन कर ले, इससे ज्यादा लास्ट में आना चाहिए, 1,10,485 आउटफ्लो आफ्टर 2 years, आउटफ्लो आफ्टर 2 years 1,10,485। अब स्टेप टू, जो अपने पाउंड बोरो किए थे 1 लाख पाउंड, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करना है। डॉलर का स्पॉट रेट 0.75 था, तो 1 लाख तो पाउंड है तो डिवाइड होगा, तो 1 लाख डिवाइड बाय 0.75। स्टेप 2, 1 लाख पाउंड जो बोरो की उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो चुकाने वाला अमाउंट है 1,10,000 उसको कन्वर्ट मत कर दीजिएगा, जो बोरो की उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 लाख डिवाइड बाय 0.75, 1 लाख डिवाइड बाय 0.75 इक्वल टू 1,33,333, तो मिल गया डॉलर्स 1,33,333.33, 1,33,333 डॉलर पाउंड बोरो करके डॉलर में कन्वर्ट किए, तो 1,33,333.33 डॉलर्स। स्टेप थ्री, डॉलर को अपने इन्वेस्ट कर रहे, इन्वेस्ट डॉलर
8% पर एनम फॉर 2 years कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करे डॉलर्स को, तो क्या 1,33,333.33 इंटू ई पावर आर टी, तो 0.08 इंटू 2, यानी 1,33,333.33 इंटू ई पावर 0.16। तो ई पावर 0.16 दिया हुआ है क्या? नहीं, हाँ दिया हुआ है, 1.1735 दिया हुआ है, 1.1735। तो 1,33,333.33 इंटू 1.17 क्या था? इंटू 1.1735, तो इंटू 1.1735 से मल्टीप्लाई किया, 1,33,333 इंटू 1.1735, 1.1735, तो ये आया 1,56,466.67 डॉलर्स। 1,56,000, वेरी गुड। रोहित, जतिन, अमन, सागर, जगनप्रीत, 1,56,466.67 डॉलर्स। इतना अपने पास 2 साल बाद आएगा इनफ्लो, ये इतना डॉलर्स आएगा, पर ये तो अनहेज्ड है। इसको फॉरवर्ड सेल करेंगे जिससे पक्का पता चल जाए पाउंड कितना आएगा, और वो पाउंड चुकाएंगे। ये स्टेप 3 था, डॉलर इन्वेस्ट की इतना आएगा। स्टेप 4, डॉलर को फॉरवर्ड सेल, डॉलर को फॉरवर्ड सेल एट 0.85 पे डॉलर को फॉरवर्ड सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो 1,56,466.67 इंटू 0.85, सॉरी हाँ डॉलर ना, इंटू 0.85 डॉलर को फॉरवर्ड सेल कर रहे हैं, तो 1,56,466.67 इंटू 0.85 इंटू 0.85 इक्वल टू 1,32,996.67, 1,32,996.67 पाउंड, 1,32,996.67 पाउंड। इतना पाउंड अपने पास आएगा श्योर, 1,32,996.67 पाउंड अपने पास आएगा स्टेप 4। और जाने वाला कितना था? 1,10,485। तो आर्बिट्राज प्रॉफिट इज इक्वल टू 132,996.67 माइनस, ओके, 132,996.67 माइनस 1,10,485 माइनस 1,10,485 इक्वल टू व्हाट? माइनस 1,10,485 equal to what? 22,511.67, 22,511.67 पाउंड आर्बिट्राज प्रॉफिट। आर्बिट्राज प्रॉफिट सेविंग नहीं, आर्बिट्राज प्रॉफिट है। आर्बिट्राज प्रॉफिट हो सकता है इंस्टीट्यूट 1 पाउंड बोरो करने, 1 लाख पाउंड के बजाय 1,000 पाउंड बोरो करे, हो सकता है वो लोग 1 पाउंड बोरो करे, तो आंसर हो सकता है मैच नहीं करेगा, तो लास्ट में नोट लिखना है, वी हैव अज्यूम्ड दैट वी हैव बोरोड 1 लाख पाउंड, वी कैन बोरो एनी अदर अमाउंट। हम लोग 1 लाख पाउंड बोरो किए बिकॉज आपने बताया नहीं है कितना अमाउंट बोरो करना है, ठीक है, तो 1 लाख पाउंड बोरो करके दिखाए हैं। सो 22,512 इतना पाउंड का प्रॉफिट। वेरी वेरी गुड सम, आरटीपी का सम है, पुराने आरटीपी का सम। द ओनली सम ऑफ कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज इन्वॉल्विंग कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, द ओनली सम इन द सीए फाइनल करिकुलम, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, द ओनली सम। ठीक है सर, ये आएगा क्या? मेरे को क्या पता तुम्हारे टर्म में आएगा क्या? ये आईसीएआई की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है, आरटीपी का सम है, ठीक है, बट ये ज्यादातर लोग को मिलेगा नहीं बिकॉज पुराने आरटीपी का सम है। ओके अब इस सब में पीएचडी तो करना नहीं है कि आज का पूरा क्लास इसके ऊपर न्यौछावर कर दे, तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सब में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। वी डू नॉट हैव द लग्जरी टू वेट एंड टेक सांस फॉर 10 मिनट्स, वो लग्जरी नहीं है अपने पास, ठीक है ना, तो अपने को रिपीटेडली 3-4 सम करना पड़ेगा जिससे कि अच्छा अकम्प्लिशमेंट हो। ध्यान दीजिए, ये वाला सम वंस अगेन सीए इंस्टीट्यूट के आरटीपी का सम है, पुराने आरटीपी का सम। कौन सा टॉपिक है? इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सम है, इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सम है, सीए इंस्टीट्यूट का इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सम है, ठीक है ना।
तो ये वाला सम भी नॉर्मली मिलेगा नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2, इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड बोगस पार्ट लास्ट वाला था उसका, ठीक है। इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, TrueView Limited, a group of companies controlled from the United Kingdom, includes subsidiaries in India, Malaysia and United States. So ये UK पेरेंट कंपनी है और इस UK पेरेंट का 3 सब्सिडरी है, इंडिया, मलेशिया और US, समझ गए आप। तो ये UK पेरेंट है, UK पेरेंट, और उसका 3 सब्सिडरी है, इंडिया, मलेशिया और US, ठीक है। UK पेरेंट है, उसका 3 सब्सिडरी है, इंडिया, मलेशिया और US। एज पर CFO's forecast that at the end of June 2010 the position of intercompany indebtedness is as follows. indebtedness का मतलब क्या होता है, कौन किससे कितना पैसा पाता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ जून 2010 बताया हुआ है कौन किससे कितना पैसा पाता है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे टाइप्स ऑफ सम्स जो इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट में कराया हुआ है, उसके अंदर एक टाइप का सम था कि इंटर कंपनी एंड पेरेंट कंपनी पेएबल रिसीवेबल। तो उसमें क्या करवाया था, बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं। अगर पेरेंट सब्सिडरी से सब्सिडरी दूसरे सब्सिडरी से पैसा पाता है, वो सेटल कैसे होगा। 2 तरीका था, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में एक सेंट्रल माने CMC होगा, कैश मैनेजमेंट सेंटर, और सारा का सारा पैसा उसी के पास भेजना है और सारा पैसा उसी को लेना है। वो CMC हर एक एंटिटी का हिसाब करेगा कि हर एक एंटिटी कितना पैसा पाता है या कितना पैसा देना है, और फिर नेट हिसाब होगा। बाईलैटरल कुछ नहीं होगा, यानी मलेशिया वाला इंडिया कुछ नहीं देगा, इंडिया वाला US को कुछ नहीं देगा, बाईलैटरल कुछ नहीं होगा, सारा चीज UK के थ्रू होगा, ठीक है। तो वो था सेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज्ड में 2 सब्सिडरी एक दूसरे को सेटल करेंगे नेटिंग के बाद, 2 सब्सिडरीज एक दूसरे का पेमेंट सेटल करेंगे नेटिंग के बाद, ये था डिसेंट्रलाइज्ड। और सेंट्रलाइज्ड में जो पेरेंट है वो नेट हिसाब निकालेगा सबका और उसके बाद डायरेक्शन देगा, ठीक है। देखते हैं ये सम क्या, आई डोंट नो, लेट्स सी। As per the CFO's forecast that at the end of June 2010 the position of intercompany indebtedness is as follows. क्या इंडियन सब्सिडरी विल बी ओड, ओन्ड नहीं होगा, ओड होगा। इंडियन सब्सिडरी विल बी ओड, OWED, और विल रिसीव रुपीज 1,44,38,100 बाय द मलेशियन सब्सिडरी। तो इंडिया वाला इतना रुपया मलेशिया से पाएगा, ओके। आप भी रफ में ड्रॉ कर सकते हैं। इंडिया वाला मलेशिया से पाएगा रुपीज 1,44,38,100। इंडिया वाला मलेशिया से इतना रुपया पाएगा। सर हम लोग एग्जाम में भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट क्यों ड्रॉ करेंगे, छोटा सा सम है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकूं, ठीक है। तो 1,44,38,100 एंड will to owe, पता नहीं क्या लैंग्वेज होता है इंस्टीट्यूट का, इंग्लिश लैंग्वेज इज ग्रेट, will owe to it, मैं इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहा हूं, will owe to owe और will pay, ठीक है, the US subsidiary $106,007, यानी कि इंडिया वाला US को देगा $106,007, इंडिया वाला US को देगा $106,007, इंडिया वाला US को देगा कितना, $106,007, इंडिया वाला का पेएबल है टुवर्ड्स US, ठीक है ना। तो इंडिया वाले का, इंडिया विल बी ओड था ना, इंडिया विल रिसीव, मैंने एरो गलती मार दिया था, रियली सॉरी, ये वाला एरो गलती मारा था, ये एरो तो होगा इंडिया वाले को मिलेगा, इंडिया वाले को मिलेगा, इंडिया विल रिसीव फ्रॉम मलेशिया रुपीज 1,44,38,100 और इंडिया वाला US को देगा $106,007। ये क्लियर है, इसमें कोई बुद्धि की बात नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। India will receive rupees 1,44,38,100 and India will pay to US $106,007, ठीक है ना। अभी क्या करना है पता नहीं है, रीड कर रहे हैं, ठीक है। आगे, Malaysian subsidiary will be owed or will receive, Malaysia will receive MYR, Malaysian ringgit 14,43,800 by the US। तो मलेशिया को मिलेगा 14,43,800, मलेशिया को US से मिलेगा, मलेशिया को US से मिलेगा, मलेशिया को US से मिलेगा 14,43,800 शायद,
MYR मलेशियन करेंसी, ठीक है, MYR 1443,800 करेक्ट है, एंड विल ओ टू यूएस 80,000, और मलेशिया यूएस को देगा $80,000, मलेशिया यूएस को देगा $80,000, ओके, मलेशिया यूएस को देगा $80,000, मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, मलेशिया यूएस को देगा $80,000, ओके, मलेशिया यूएस को देगा $80,000, ठीक है, बस यही आदान प्रदान है और कुछ नहीं है जी। 4 पेमेंट है जो एक दूसरे को लेना देना है। सपोज यू आर हेड ऑफ सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ द ग्रुप, तो आप यूके का हेड हो, यूके पेरेंट कंपनी का हेड हो, and you are required to net off intercompany balances as far as possible and to issue instructions for settlement of the net balance। तो आपको देखना है नेट में कौन कितना कितना पाता है और फिर इंस्ट्रक्शन इशू करना है कि भाई तुम इसको इतना पैसा देना, तुम इसको इतना पैसा देना। तुम सोचो एक बार, जैसे ये नहीं होता, सपोज तुम क्लास के मॉनिटर हो और 3 और लड़के हैं, कोई एक से दूसरा पैसा पाता है, दूसरा तीसरा पैसा पाता है वगैरह, तुम बोलोगे यार राहुल तुम इसको 50 रुपया दे देना, अरे तुम इसको 90 रुपया दे देना, काम खत्म। तो मतलब वैसा इंस्ट्रक्शन इशू करना है नेट अमाउंट का, कॉमन सेंस है। एंड टू इशू इंस्ट्रक्शन फॉर द सेटलमेंट ऑफ नेट बैलेंस। For this purpose, the relevant exchange rate may be assumed in terms of £1 equal to इतना डॉलर, £1 equal to इतना मलेशियन करेंसी, £1 equal to इतना रुपीस। तो सारा पाउंड यानी कि यूके का इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है, यूके का इनडायरेक्ट कोड, 1 होम करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी फॉरेन करेंसी, ओके, £1 कितना डॉलर, £1 कितना मलेशियन रिंगिट, £1 कितना रुपया, कन्वर्ट करने में काम आएगा। जाहिर है सारा आंसर पाउंड में देना है, समझ में आ रहा है, बिकॉज यूके पेरेंट कंपनी था, सारा नेट पेमेंट का इंस्ट्रक्शन पाउंड में देना है। व्हाट आर द नेट पेमेंट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एवर बैलेंसेस। चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या करना है, एक एक कंपनी का हिसाब करना है। पहले इंडिया वाला का हिसाब कर रहे हैं। देखिए इंडिया में एक एरो आउटफ्लो है, एक एरो इनफ्लो है, दिखा आपको। इंडिया के अंदर एक रिसीवेबल है, एक पेएबल है, दिख गया होगा। इंडिया का रिसीवेबल है 1,44,38,100 रुपया, उसका पाउंड निकालेंगे, और इंडिया का पेएबल है डॉलर्स 1,06,007 उसका ही पाउंड निकालेंगे। तो इंडिया का रिसीवेबल पेएबल निकाल लें। चलिए बगल में ब्रैकेट में निकालते हैं। 1,44,38,100 कितना पाउंड हुआ बताइए। 1,44,38,100 डिवाइडेड बाय 68.1, 1,44,38,100 डिवाइड बाय 68.1 डिवाइड बाय 68.1, बताइएगा कितना पाउंड आ रहा है, बताइएगा कितना पाउंड आ रहा है। 1,44,38,100 डिवाइड बाय 68.1, कितना पाउंड इंडिया को मिलना चाहिए। तो जगनप्रीत ने बोला 212,013.22, करेक्ट है क्या, 212,013.22, 1,44,38,100 बाय 68.1, बताइए प्लीज बाकी लोग। 2,12,013 आ रहा है क्या। यस 212,013.22 लिख दूं, 212,013.22, ठीक है। ये हौले हौले डिक्टेशन का क्लास नहीं चल रहा, आपको ऐसे ही रफली कॉपी करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूं। हौले हौले डिक्टेशन किया हुआ है, उसके अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है मेरे तरफ से, मेरे लैंग्वेज में, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया वाले को पे करना है इतना डॉलर्स, तो डॉलर को पाउंड में चेंज करना है। डॉलर को पाउंड में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1.415, डिवाइड बाय 1.415, बताइए कितना पाउंड। डिवाइड बाय, मैंने राइट लिखा था ना वो 212,013.22, हाँ, तो वो 106,007 बाय 1.415, बताइए ये कितना पाउंड आ रहा है। मिताली बोल रही है हैंडआउट पे भी था, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। चलिए आपको उस पर डिफिकल्टी होता, अपना डिस्कशन हो जा रहा है, यू शुड बी हैप्पी। 106,007 डिवाइड बाय 1.415 कितना आया, यह आया 74,916.61, 74,916 पाउंड। ये इंडिया का पेएबल है, 74,916.61 पाउंड इंडिया का पेएबल, 74,916.61। तो इंडिया का रिसीवेबल था 2,12,000, पेएबल है 74,916.61। तो इंडिया का नेट रिसीवेबल प्लीज माइनस करके बताइए। 2,12,013.22, 2,12,013.22
minus 74916.61. 2,12,013.22 minus 74916.61. Tell me. 2,12,013.22 minus 74,916.61. तो आया ये 137,096.61. 137,097 है, 137,097 क्या? हाँ 097 अप्रॉक्स, ठीक है चलिए अप्रॉक्स ये आया 137,097, 137,097, 137,097 अप्रॉक्स, इतना पाउंड। इंडिया का हिसाब खत्म। क्या इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे वो बाद में, पहले एक बार एक एक करके हिसाब तो निकाले। तो इंडिया में 137,097 पाउंड आएगा, 137,097 पाउंड इंडिया को मिलेगा। इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा किसी को पे करने का, किसको नहीं पता। 137,097, ठीक है, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स बोल रहे अप्रॉक्स। चलिए अब आइए मलेशिया में। मलेशिया में 2 एरो निकल रहा है, 1 एरो घुस रहा है, देख लीजिए। मैं एक बार दूसरे सिंबल से दिखा रहा हूं। मलेशिया में ये वाला एरो निकल रहा है, दिखा आपको? ये वाला एरो निकल रहा है, दिखा आपको? और ये एरो घुस रहा है। तो मलेशिया में 2 आउटफ्लो, 1 इनफ्लो, सबको दिख गया होगा। मलेशिया का जो इंडिया की तरफ आउटफ्लो था उसका पाउंड अमाउंट निकल चुका था 2,12,000, 13.22। मलेशिया का हिसाब कर रहा हूं। तो मलेशिया जो इंडिया को देगा वो अपना निकल चुका था। मलेशिया का, मैं फिर से लिख रहा हूं मलेशिया के बारे में। मलेशिया का आउटफ्लो, क्या आउटफ्लो? 2,12,013.22। ये मेहनत नहीं करना पड़ा बिकॉज ये पाउंड में ऑलरेडी कन्वर्टेड था। अब मलेशिया जो यूएस को देगा, मलेशिया जो यूएस को देगा $80,000, तो 80,000 डिवाइड बाय 1.415 बताइए। 80,000 डिवाइड बाय 1.415 बताइए। 80,000 डिवाइड बाय 1.415। मलेशिया यूएस को देगा $80,000 डिवाइड बाय 1.415, कितना पाउंड? मलेशिया यूएस को देगा 80,000 डिवाइड बाय 1.415। भाई बता दो प्लीज, गला सूख रहा है। 80,000 डिवाइड बाय 1.415, 56537.1। तो 56537 और आउटफ्लो है, 56537.1 और आउटफ्लो। मलेशिया का 2 आउटफ्लो, मलेशिया का 2 आउटफ्लो 80,000 बाय 1.415, 56537.1। मलेशिया को यूएस देगा मलेशियन रिंगिट 14,43,800, 14,43,800 मलेशिया को मिलेगा। डिवाइड बाय 10.215, डिवाइड बाय 10.215। तो 14,43,800 डिवाइड बाय 10.215, डिवाइड बाय 10.215 बताइए। 14,43,800 डिवाइड बाय 10.215, 14,43,800 डिवाइड बाय 10.215। तो जगनप्रीत बोल रहे हैं 14,13,41, यानी 1,41,341.17। जगनप्रीत बोल रहे हैं 1,41,341.17। बाकी लोग भी वही बोल रहे हैं 141,341.17 इनफ्लो। इनफ्लो 141,341.17। होप मजा आ रहा होगा, ठीक है, होप मजा आ रहा होगा। 141,341.17। तो मलेशिया का नेट आउटफ्लो बताइए। मलेशिया का नेट आउटफ्लो, आउटफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। मलेशिया का नेट आउटफ्लो 2,12,013.22 प्लस 56,537.1 माइनस 141,341.17। नेट आउटफ्लो क्या आ रहा है? मलेशिया का नेट आउटफ्लो क्या आ रहा है? 2,12,013.22 प्लस 56,537.1 माइनस 141,341.17। व्हाट इज मलेशिया का नेट आउटफ्लो? व्हाट इज मलेशिया का नेट आउटफ्लो? 2,12,013.22 प्लस 56,537.1 माइनस 141,341.17। अप्रॉक्स बता दो, अप्रॉक्स में क्या आ रहा है? 127,209। तो 127,209 आउटफ्लो, मलेशिया का आउटफ्लो पाउंड। तो मलेशिया 127,209 पाउंड देगा। किसको देगा बाद में देखेंगे। मलेशिया का नेट आउटफ्लो 127,209 पाउंड, ठीक है, 127,209 पाउंड। ओके, मलेशिया का आउटफ्लो। तो इंडिया का इनफ्लो निकाले थे 137,097
और मलेशिया का आउटफ्लो 127209। अब मेरे ख्याल से यूएस का आउटफ्लो, इसका नेट डिफरेंस आना चाहिए, बिकॉज हिसाब तो बराबर होना पड़ेगा। तो इंडिया को 137097 मिलना है और मलेशिया को 127 देना है, तो इंडिया को बाकी का 10,000 वहां से मिलेगा ना। समझ में आ रहा है, यूएस का नेट आउटफ्लो आने वाला है करीब 10,000 का। ठीक है, लेट्स चेक। चलिए यूएस को देखते हैं, यूएस को देखते हैं। यूएस में इनफ्लो आउटफ्लो देखिएगा, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं। यूएस में इनफ्लो आउटफ्लो, यूएस का इनफ्लो इंडिया की तरफ से ये 106007 जो निकाले थे 74916.61, मेहनत किया हुआ है, बच गए। यूएस को मिलेगा इंडिया से 74916.61, सबको दिख रहा होगा। यूएस को इंडिया से मिलेगा 106007 डॉलर, यानी 74916.61 पाउंड। और यूएस के तरफ से आउटफ्लो क्या है, मलेशिया की तरफ। यूएस मलेशिया को देगा कितना, यूएस मलेशिया को देगा 56537.1, है ना, नहीं, यूएस मलेशिया को देगा 141341.17। ओके, यूएस मलेशिया को देगा कितना देगा यार, हाँ 1413। यूएस मलेशिया को देगा 1413, क्या था 141341.17, 41.17। ये यूएस का आउटफ्लो और ये यूएस का इनफ्लो। तो यूएस का आउटफ्लो माइनस इनफ्लो निकालिए, 141341.17 माइनस 74916.61, 141341.17 माइनस 74916.61 यूएस का। यस, काफी जन ने जवाब दे दिया, मैं बाकी लोग का वेट कर रहा हूं। यूएस का नेट आउटफ्लो 141341.17 माइनस 74916.61, 9887 आ रहा है, 9887 पाउंड, 9887 पाउंड, 9887 पाउंड। तो समरी इंडिया नेट इनफ्लो, इंडिया का नेट इनफ्लो वो आया था 137097, 137097। मलेशिया नेट आउटफ्लो ये आया था 127209। यूएस नेट आउटफ्लो ये आया 9887, 9887। सो कैन यू सी दिस? तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली, सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ एरर्स। ऐड करें 127209 प्लस 9887 इक्वल टू 137096, है ना। अपने डेसिमल को इग्नोर किए थे, वी कैन सी दैट मोटा मोटी दोनों मिला के उसके बराबर आ रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या इश्यू होगा, अगर तुम यूके के मेन हेड हो तो तुम क्या इंस्ट्रक्शन इश्यू करोगे? आप इंस्ट्रक्शन ये इश्यू करेंगे, मलेशिया तुम इंडिया को 127209 पाउंड दो, यूएस तुम इंडिया को 9887 पाउंड दो। खत्म, इंस्ट्रक्शन खत्म। मलेशिया आप इंडिया को 127209 पाउंड दो और यूएस आप इंडिया को 9887 पाउंड दो। दैट इज व्हाट दे वर आस्किंग फॉर, कि भैया क्या इंस्ट्रक्शन इश्यू करेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन इश्यू करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन इश्यू करेंगे, ठीक है। रेस्ट लेते हैं 2 मिनट। तो 2 मिनट रेस्ट लेते हैं। रेस्ट का मतलब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। I'll just fetch a glass of water and come. Just spare me 2 minutes. वैसे we are connected on Telegram. ग्लास पे दीजिए ना। ओके,
रोहित, थैंक्स फॉर आस्किंग द सेम। 3 स्टाफ लास्ट वीक इन्फेक्टेड थे, 5 स्टाफ बिहार से आए थे। अनिल और अनीश, उसका भाई मनीष, रोशन और एक कौन था, सुनील। 5 स्टाफ बिहार से आए थे पैकिंग का काम करने वगैरह। उनमें से 3 स्टाफ इन्फेक्टेड हो गए थे, वो लोग चले गए। और 2 स्टाफ और इस वीक हो गए, वो लोग कल ही निकले हैं कलकत्ता से। इन्फेक्टेड हो गए का मतलब ये है कि बुखार हो गया, सर्दी हो गया। और वेदर टेस्ट में पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है, बट येस मैंने आई फेल्ट दैट मैंने उनको बुला के बहुत गलत किया। मतलब आई शुड नॉट हैव कॉल्ड देम फ्रॉम देयर होम एंड आई एम रियली सैड फॉर देयर फैमिली। लेट्स होप दैट कुछ नहीं हो, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, देर ऑल यंग, ठीक है। बट आई फील समवेयर प्रेशर्ड कि इतना भी जरूरी नहीं है कि बुलाया जाए। अगर कुछ गड़बड़ी है तो सॉफ्ट कॉपी से भी काम चल सकता है, बट पीपल्स लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब कैलकाटा में कोई स्टाफ नहीं है हमारे पास। देयर इज नोबडी हु इज वर्किंग बिकॉज सारे स्टाफ बाहर के ही थे। जो कैलकाटा के उनको भी हमने मना कर रखा है, केवल टेक्निकल स्टाफ अपने घर से काम कर रहे हैं। बुक के पैकिंग का काम आउटसोर्स कर दिए हैं टू द बुक वाला, जो बुक सप्लाई करता है उसी को। वो हाल है। यस, वी ऑल प्रे दैट दे गेट वेल सून, ठीक है। द फैमिली इज डिपेंडेंट अपॉन देम। सो दिस वॉज द सेकेंड सम दैट वी हैव डन। अभी कोई सीक्वेंस से जाएंगे यार, क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं जाने वाले। ये भी सम बढ़िया ही था। कोई बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 6 में चलो, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम में जा रहा हूं। नेक्स्ट सम तो ओजे का था, आपने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे मैंने करने बोला था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आईसीएआई का सम नहीं है। दिस इज नॉन आईसीएआई। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉन आईसीएआई। ये रेफरेंस बुक का सम है। रेफरेंस बुक जिससे काफी बार नए सम्स आए हुए हैं। ओके, रेफरेंस बुक जिससे काफी बार नए सम आए हुए हैं। सर कौन से रेफरेंस बुक का सम है? देयर इज अ बुक in the market called International Finance by Professor P.G. Apte. International Finance by Professor P.G. Apte. तो उनका किताब है एक, उसके अंदर ये सम है। और उस किताब से और भी सम्स पुराने टाइम पे आए हुए हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि इंस्टीट्यूट कहाँ से देती है। तो दिस इज अ सम फ्रॉम P.G. Apte का बुक ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है। सो I found this sum connected to the topic and it's easy sum, so therefore I took the sum. जो लोग ICI के बाहर का सम नहीं करना चाहते हैं वो लोग इस सम को कैंसिल कर सकते हैं। They may not do the sum. जो बाकी सम कराया वो ICAI का पब्लिकेशन था। ये वाला सम ICAI का पब्लिकेशन नहीं है, ये रेफरेंस बुक से है, ठीक है ना। ओके। A multinational company has surplus fund of £3 lakh in UK for 90 days. तो ये भी इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। 3 लाख पाउंड का सरप्लस है। नया समय, ध्यान दीजिए, 3 लाख पाउंड का सरप्लस है 90 दिन के लिए। 3 लाख पाउंड का सरप्लस 90 दिन के लिए। द कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट द फंड फॉर 90 डेज। 90 दिन ब्याज पे लगाना है, 3 लाख पाउंड को ब्याज पे लगाना है। कंपनी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट द फंड। आई थिंक हाफ ऑफ कर लेता हूं स्क्रीन को, या The company is considering to invest the fund in 90-day deposit in banks or invest in CDs for 90 days. 2 अल्टरनेटिव है, या तो बैंक में जमा कर दो और या सीडी में जमा कर दो। सीडी क्या होता है बताइएगा? या तो बैंक में जमा कर दो या सीडी में जमा कर दो। व्हाट इज अ सीडी इफ यू हैव हर्ड? आई थिंक सीए इंटर में थियरी के अंदर आता था। सीए इंटर में एक चैप्टर था ना, सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल के अंदर, उसके अंदर पढ़ा होगा या जनरल नॉलेज से पता होगा, आर्टिकलशिप करते हैं उसके थ्रू पता होगा। बताइएगा सीडी क्या होता है?
तो 90 दिन के लिए 3 लाख इन्वेस्ट करना है, बोल रहा है 2 अल्टरनेटिव है, या तो बैंक में डिपॉजिट कर दो या सीडी कर दो, या तो बैंक में डिपॉजिट कर दो या सीडी कर दो। सीडी अक्षत बोल रहा है कन्वर्टेबल डिवेंचर, नहीं ये कन्वर्टेबल डिवेंचर नहीं है। और कुछ? ठीक है, गेस वर्क ठीक था, पर कन्वर्टेबल डिवेंचर यूजुअली क्या होता है, या तो पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है पीसीडी, या फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है एफसीडी। यस, रितिका ने सही बोला है, दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उत्कर्ष, रितिका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, दिस इज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बैंक के पास ही जमा करते हैं, पर वो एक सर्टिफिकेट है, यानी वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आप उसको एक बॉन्ड मान लो, तो एक बॉन्ड हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो बैंक में नॉर्मली जमा करते हैं डिपॉजिट, तब तो कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में एक सर्टिफिकेट मिलता है, पर उसका एक सर्टेन फेस वैल्यू होगा। चलिए देखते हैं आगे। इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय ब्रिटिश बैंक ऑन 90-day डिपॉजिट इज 6.5%। तो 6.5% ब्याज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक डिपॉजिट में। 3 लाख को इन्वेस्ट कर दो 6.5% पे 3 महीने के लिए, ऑब्वियसली 6.5% पर एनम है। हमेशा बोला हुआ एसएफएम में ऑल इंटरेस्ट रेट्स आर पर एनम। इंटरेस्ट रेट ऑन सीडी इज 10%, बट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 10% ब्याज है, तब तो ऑब्वियसली सीडी में लगाएंगे। यहां पे केवल 6.5 और सीडी में लगाएंगे तो 10%, बट द मिनिमम साइज ऑफ सीडी इज 5 लाख। यही तो प्रॉब्लम है, अपने पास 3 लाख है, अगर सीडी में इन्वेस्ट करना है तो 5 लाख या उसके मल्टीपल्स पे लगाना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20, समझे? 3 लाख नहीं लगा सकते हैं। तो ऑल्दो सीडी बढ़िया है, पर उस पर 10% ब्याज है, पर 5 लाख चाहिए। और अगर अपने 3 लाख लगाना चाहते हैं तो अपने बैंक डिपॉजिट पे 6.5% पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं? द ओवरड्राफ्ट चार्जेस एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 14%। यानी कि अगर जोश में आए और सोचे एक काम करते हैं सर, 2 लाख रुपया बोरो कर लेते हैं ओडी, और उसके बाद 3 लाख अपना है और 2 लाख बोरो कर लिए, 5 लाख रुपया को सीडी में लगा देते हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि 2 लाख का ब्याज 14% है। अगर आप सोचे ना कि 5 लाख चाहिए 3 लाख है, तो 2 लाख बोरो कर लेते हैं, तो 2 लाख का ब्याज 14% है, 14%, वो तो बहुत पेनफुल हो जाएगा, ठीक है ना? You are required to find out break-even size of investment in CD and suggest the bank whether to invest in CD or not. तो ये break-even वाला पार्ट बाद में कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, समझने में आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसको फर्स्ट पहले कर रहा हूं, कंपेयर द गेन और लॉस इफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ सीडी अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट। तो कंपेयर करने बोल रहा है, बताइए दोनों अल्टरनेटिव कंपेयर कीजिए। तो पहले मैं सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। तो जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट उसमें ऑल्टरनेटिव 1 बैंक डिपॉजिट। ध्यान रहे ये डिक्टेशन नहीं चल रहा है, जो भी डिस्कस कर रहा हूं वो फटाफट लिख के हटाते जाऊंगा। तो अगर बैंक डिपॉजिट में करते हैं तो अपना इंटरेस्ट इनकम क्या होगा, निकाल दीजिए प्लीज। 6.5% 3 लाख का इंटू 3/12, 6.5% 3 लाख का इंटू 3/12। तो विशाल जी आपको मेरे को हटाना पड़ रहा है ग्रुप से, टॉपिक कुछ और चल रहा है, और जो फालतू में गुमराह करेगा, डाइवर्ट करेगा, कुछ और चीज का बात करेगा, उसको बैन करना पड़ेगा ग्रुप से। 2-4-10 दिन एग्जाइल में बिताए तो जाके बेटर रहेगा ना, बिछोड़ने का उसको पेन समझ में आएगा। तो मैंने करीब 4 लोग को हटाया अभी। तो 3 लाख जो है उसका 6.5% 3 महीना के लिए, 3 लाख 6.5% 3 महीना के लिए, दिस इज कमिंग टू 4875। 6.5% ऑफ 3 लाख 3 महीना के लिए, दिस इज 4875 पाउंड इंटरेस्ट इनकम। 4875 पाउंड, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है? 3 लाख बैंक में जमा कर दिए तो ब्याज क्या कमाएंगे, 6.5%, ठीक है सर? 6.5% पर एनम लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ रहेगा भी नहीं, ऑल रेट्स आर पर एनम। ऑल्टरनेटिव 2, बोरो pound 2 lakh at 14% per annum and invest pound 5 lakh in CD
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमारे पास 3 लाख था, तो हम लोग 2 लाख बोरो कर लिए 14% पर एनम पे, अब 5 लाख हो गया, और 5 लाख को सीडी में लगा दिए 10% पर एनम पे, ठीक है ना। तो फायदा ये है कि देखो 6.5 के बदले 10 कमाएंगे, पर पेन ये है फालतू में 14% ब्याज जाएगा। सो नेट इंटरेस्ट इनकम निकाल रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम आप लोग बैंक का ऑडिट करते हैं, उसमें देखा होगा NII, नेट इंटरेस्ट इनकम, दैट इज इक्वल टू 10% ऑफ 5 लाख इंटू 3/12 माइनस 14% ऑफ 2 लाख इंटू 3/12। निकालिए 10% ऑफ 5 लाख इंटू 3/12 माइनस 14% ऑफ 2 लाख इंटू 3/12। तो काफी जन ने सॉल्व कर लिया है, बोल रहे हैं 5,500 का इंटरेस्ट आ रहा है। वेरी गुड, 5,500 का इंटरेस्ट आ रहा है, 5,500 पाउंड, 5,500 पाउंड का इंटरेस्ट आ रहा है, जबकि वहां पे आ रहा था 4,875। तो ऑल्टरनेटिव 2 बढ़िया है ना, ऑल्टरनेटिव 2 CD वो बढ़िया है, और उसमें नेट गेन, कंपेरेटिव गेन क्या है, कंपेरेटिव गेन है 625 पाउंड, कंपेरेटिव गेन है 625 पाउंड, 625 पाउंड, 625 पाउंड कंपेरेटिव गेन है, ठीक है। अब अगर ठीक से सोचो, बिकॉज आप लोगों ने तो बहुत सारा कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट और इनडिफरेंस पॉइंट ये सब किया है, इंटर में भी और फाइनल में भी कर रहे होंगे, तो आप लोग बेस्ट है समझने के लिए। ये तो हमारे पास 3 लाख था, ध्यान देना 3 लाख। अगर हमारे पास केवल 50,000 पाउंड होता, ठीक से सुनना प्लीज, हमारे पास अगर केवल 50,000 पाउंड होता तो कितना बोरो करना पड़ता, 4.5 लाख। अगर अपना केवल 50,000 पाउंड होता तो बोरो करना पड़ता 4.5 लाख, तब तो सीडी उचित नहीं है ना, क्या फायदा। ओके, 4.5 लाख 14% बोरो करना पड़ेगा। पर अगर हमारे पास ज्यादा अमाउंट है तो उस केस पे सीडी बढ़िया, कमती अमाउंट है तो बैंक डिपॉजिट बढ़िया, ज्यादा अमाउंट है तो सीडी बढ़िया। तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक इवन होगा ना, ब्रेक इवन मतलब इन डिफरेंस, जहां पे ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 में सेम आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है फाइंड आउट द ब्रेक इवन साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सीडी एंड सजेस्ट द बैंक वेदर टू इन्वेस्ट इन सीडी और नॉट। ठीक है, ब्रेक इवन साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सीडी माने 3 लाख को भूल जाओ, सोचो तुम्हारे पास एक्स है, सच दैट एक्स को बैंक डिपॉजिट करे या फिर 5 लाख माइनस एक्स बोरो करके पूरा 5 लाख को सीडी करे, दोनों में ब्याज सेम आना चाहिए। तो एक्स क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझ गए, क्वेश्चन का समझ गए। आपके पास एक्स है तो एक्स को या तो बैंक डिपॉजिट करे या फिर 5 लाख माइनस एक्स बोरो कर ले और टोटल 5 लाख को सीडी में लगाए, दोनों में नेट ब्याज सेम आना चाहिए। तो एक्स क्या है, ब्रेक इवन साइज, वो निकालना है। पक्का 3 लाख से कम होगा, ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज 3 लाख पे तो ऑल्टरनेटिव 2 बढ़िया था ना, ठीक है, तो 3 लाख से कमती आएगा। चलिए निकालते हैं। तो इन दैट केस निकाल रहे हैं अपने ब्रेक इवन साइज एक्स है, तो 6.5% ऑफ एक्स इंटू 3/12 इक्वल टू 10% ऑफ एक्स इंटू 3/12 माइनस 14% ऑफ 5 लाख माइनस एक्स इंटू 3/12। ओके, होप समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट साइड ऑल्टरनेटिव 1 है, राइट साइड ऑल्टरनेटिव 2 है। आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा। एक्स अमाउंट को बैंक डिपॉजिट में लगाते तो 6.5% ब्याज मिलता, और अगर एक्स अमाउंट, सॉरी एक्स रॉन्ग लिखा है मैंने, ये रॉन्ग लिखा है, ये एक्स रॉन्ग है, ये 5 लाख होगा, 5 लाख होगा, सॉरी। 10% ऑफ 5 लाख इंटू 3/12 माइनस 14% ऑफ 5 लाख माइनस एक्स इंटू 3/12। 5 लाख माइनस एक्स बोरो किए, एक्स खुद का पैसा है तो शॉर्टेज कितना है, 5 लाख माइनस एक्स वो बोरो किए और बोरो करके पूरा 5 लाख 10% ब्याज पे लगा दिए। एकता राज पूछ रही है ये क्वेश्चंस की फाइल कहां पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, 3-4 बार शेयर हो चुकी है, अभी वापस कोई ना कोई आपके लिए शेयर कर देगा। प्लीज कोई शेयर कर दो और पिन कर देना फाइल को। एकता जी पिन से देख लीजिएगा, टेलीग्राम में पिन का फीचर आपको आता होगा।
एक्स सॉल्व कीजिए। तो एक्स सॉल्व कीजिए प्लीज, बताइए कितना आ रहा है। ओके, एक्स सॉल्व किए, उससे आ रहा है 266,667। एक्स आ रहा है 266,667, 266,667। ओके, 266,667। किसी ने फोटो ही भेजा सॉल्व करने का, ठीक है। 266,667, तो अगर 2,66,667 है तो वेदर आप बैंक में डिपॉजिट करो या बाकी पैसा बोरो करके सीडी में लगाओ, दोनों केस में अपना नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होगा, सेम। दैट इज ब्रेक इवन साइज, ठीक है ना। सो आई एम श्योर आप लोग को सम आसान लगा होगा, आई एम श्योर आप लोग को सम आसान लगा होगा, बट बिलीव मी, जब नया सम एग्जाम में आता है ना, तो आई एम सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, इतना जोर का फटता है, ठीक है ना, उसको सिलना डिफिकल्ट हो जाता है। जब नया सम एग्जाम में आता है ना, तो एग्जाम का जो प्रेशर है, नया सम देखते ही हालत खराब हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है, ठीक है। मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूं। इसलिए अपने जितना ज्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं नए नए सम से, तो कम से कम कॉन्फिडेंस रहता है कि यार नया सम आया भी तो उसको एग्जाम में टुवर्ड्स द एंड करेंगे। पहले पूरा पेपर कर लेंगे 2-2.25 घंटे में, और लास्ट में 45 मिनट्स में उस नए सम की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो हो तो भगवान भरोसे, बाकी 2.25 घंटे में तो पेपर सही हो गया ना। तो दैट्स द मेंटालिटी विथ विच एसएफएम गॉट टू बी अप्रोच्ड, कि अगर नया सम आया उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, पूरा पेपर करने के बाद लास्ट में। और लास्ट में ये सोचते हुए कि यार हम लोग बहुत सारा नया सम्स किए, चल जितना दिमाग लगाते हैं। तो जब आदमी स्ट्रेस में कोई काम करता है उसका दिमाग चलता नहीं है। जब आदमी रिलीव्ड रहता है, जॉयस रहता है, काम रहता है, और तब कोई काम करता है, तब उस केस पे उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। इट हैज बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली बाय ऑल स्टडीज अराउंड द वर्ल्ड। सो नेवर पिक अप अ न्यू सम एट द बिगिनिंग ऑफ द पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या पता क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है उस पर 2 सम्स नए आए हैं, आपको स्टार्ट उससे करना है जो आपका फ्रेंड लग रहा है, जो जाना पहचाना लग रहा है। दैट इज द बेस्ट एडवाइस टू बी गिवन इन एनी पेपर ऑफ सीए फाइनल। ओके, चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। ओके, दिस इज एन एक्सट्रीमली वाहियात, ओके, ये वाहियात ना, ambiguous sum, but it is given in all standard textbooks of international finance। सारे के सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। बेकार सम है, वाहियात सम है, आईसीएआई का नहीं है, नॉन आईसीएआई है। तो अगर एक बेकार सम है पर इतने सारे बुक्स में मौजूद है और मैकेनिकली बहुत आसान है, मैकेनिकली, तो मेरा मन नहीं किया छोड़ने का, पर मेरा मन नहीं है इसको सहने का। मेरा मन नहीं किया छोड़ने का, पर मेरा मन नहीं है इस सम को साथ में सहने का। तो ये सम केवल मैं इसका लॉजिक देके आगे बढ़ूंगा, इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये सब ऐसा है कि आपको किसी ने बता दिया ना कि ऐसे करना है, ओ यार एकदम इजी है, पर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, लॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं होगे, पर वैसे सेटिस्फाइड हो जाओ क्या करना है समझ में आ गया। तो इसलिए मैंने वाहियात सम बोला, एम्बिगुअस सम है, नॉन आईसीआई है, ठीक है। तो एक बार सुन लीजिए सम को, और आप भी चाहे तो बस ध्यान रख के जा सकते हैं। मैं इसको करने वाला नहीं हूं, बिकॉज कोई ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, नो ब्रेन्स, जस्ट रिमेंबरेंस, ठीक है। सुनिएगा, अ मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड इन जर्मनी हैज इट्स सब्सिडरीज इन यूके, सिंगापुर, हांगकांग एंड जापान। तो इस बार जर्मन पेरेंट है, जर्मन पेरेंट है, जर्मन वो पेरेंट है, और यूके, सिंगापुर, हांगकांग और जापान, ये 4 सब्सिडरीज है। आराम से चलते हैं। कैश पोजीशन और दीज सब्सिडरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब 2003 इज एज फॉलोज। कैश पोजीशन का मतलब किसका किसका कैश बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट क्या है। यूके का सरप्लस है 1 मिलियन पाउंड, सिंगापुर का डेफिसिट है $1 मिलियन, हांगकांग का डेफिसिट है 2 मिलियन HK डॉलर्स, और जापान का सरप्लस है 50 मिलियन जापानीज येन, ठीक है ना। द करंट एक्सचेंज रेट आर गिवन बिलो।
करंट एक्सचेंज रेट आर गिवन बिलो, यूरो पर पाउंड, सिंगापुर डॉलर पर यूरो, यूरो पर HK डॉलर, जापानीज येन पर यूरो। ठीक है, वो तो कन्वर्जन में काम आएगा, सब चीज़ों को अपने यूरो में चेंज करेंगे ना, बिकॉज जर्मनी माने यूरो, जर्मनी माने यूरो, तो पेरेंट कंपनी के करेंसी में हमेशा आंसर दिया जाता है, तो सब चीज़ को यूरो में चेंज करेंगे, उसलिए एक्सचेंज रेट दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द MNC if it adopts number 1 centralized cash management, number 2 decentralized cash management। ये नेटिंग का सब नहीं है जो आज अपने क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 शायद किए थे, वो ट्रू व्यू वाला, उस पे पेएबल रिसीवेबल था, किसको कितना पैसा देना लेना है। ये है सरप्लस डेफिसिट का सम, और बोल रहा है बताओ नेट कैश रिक्वायरमेंट क्या है अंडर सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। अब ठीक से सुनिए, ठीक से। सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट में अपने रिक्वायरमेंट पूछा है, कैश रिक्वायरमेंट, तो डेफिसिट को ऐड करेंगे और जो सरप्लस है उसको डेफिसिट में से लेस करेंगे। यानी सेंट्रलाइज्ड कैश रिक्वायरमेंट, सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट में आंसर होगा डेफिसिट माइनस सरप्लस, कि 2 का डेफिसिट है, जिसका डेफिसिट है उसको अपने को पैसा पहुंचाना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड याद है, वो लोग को बोला गया है कि लोकली बोरो मत करना, पैसा चाहिए हमसे मांगना, हम पेरेंट है हम देंगे। और जिनके पास सरप्लस उनको बोला गया वहां पे इन्वेस्ट मत करना, जो सरप्लस हो यहां देना। तो वो लोग दोनों यहां सरप्लस पहुंचाएंगे और हम लोग वो सरप्लस को यूज करते हुए नेट में जो एक्स्ट्रा वो अमाउंट ये लोग को भेजेंगे। तो नेट कैश रिक्वायरमेंट क्या है, जो डेफिसिट है माइनस सरप्लस, डेफिसिट माइनस सरप्लस, यानी सरप्लस सेट ऑफ होगा। हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए, मैंने सरप्लस ज्यादा हो तो नेट कैश रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, समझ गए। तो डेफिसिट माइनस सरप्लस करना है। पर जो डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट में उसमें ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सरप्लस को माइनस करना अलाउड नहीं है, और कैश रिक्वायरमेंट क्या होगा, टोटल डेफिसिट। फिर से सुने, डिसेंट्रलाइज्ड में सरप्लस को सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है, टोटल कैश रिक्वायरमेंट होगा टोटल डेफिसिट। डिसेंट्रलाइज्ड में टोटल डेफिसिट, सेंट्रलाइज्ड में टोटल डेफिसिट माइनस टोटल सरप्लस। आप लिख सकते हैं जिससे कि आप सम को छोड़ सके, बिकॉज आपके पास बाद में समय नहीं होगा ऐसे फालतू सम्स करने का। सेंट्रलाइज्ड में कैश रिक्वायरमेंट होगा टोटल डेफिसिट माइनस टोटल सरप्लस, डिसेंट्रलाइज्ड में कैश रिक्वायरमेंट होगा टोटल डेफिसिट। मेरे को इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड में जो लोग के पास डेफिसिट है वो लोग लोकली बोरो करेंगे, जिनके पास सरप्लस है लोकली इन्वेस्ट करेंगे, तो कहां से कैश रिक्वायरमेंट का बात कर रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड देयरफॉर आई कांट गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट. But if it comes in the exam, that is the answer. If you have written the same, it's good. If you have not written, just assume that the sum will not come. Is it okay? उज्जवल आप डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में, फिर उस केस में मेरे को आपको बैन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी लोग का ध्यान जाता है उस पर और बाकी लोग फिर क्लास पे ध्यान नहीं दे पाते. वी डोंट अप्रिशिएट दिस. डू नॉट डू ऑल दिस. फिर मैं बैन कर दूंगा, फिर आप रिक्वेस्ट करते रहोगे. सो प्लीज इट विल नॉट हैपन अगेन एंड ऑल. ठीक है. ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 6 is an extremely logical sum. Question number 6, extremely logical sum. I personally love it. I love the logic in the sum. It is non-ICAI. It is non-ICAI. यानी once again CA इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन में नहीं है. ओके, CA इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन से नहीं है. बहुत सारी बुक्स है भाई, सारे के सारे बुक्स का नाम बता के भी क्या हो जाएगा. या तो आप मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो और या बोलना चाह रहे हो सर आप जो भी किताब बोलेंगे हम वो खरीद लेंगे. मैंने एक किताब बोला था पीजी आप्टे का, ये वाला सम जो है एलन शपीरो की बुक में है. एलन शपीरो, ठीक है, गूगल कर लेना. अब बुक का नाम क्या ध्यान नहीं है, एलन शपीरो की बुक है. ठीक है. तो ये सम बहुत बढ़िया सम है. नॉन आईसीआई एक्सट्रीमली लॉजिकल सम. इट जस्ट ओपन्स आउट द लॉजिक ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग. तो लीडिंग एंड लैगिंग का लॉजिक क्लियर होता है. अगर नहीं भी आया,
रेकमेंड दैट सम करना चाहिए, बिकॉज जहां दिमाग खुलता है ना, लॉजिक का बात हो, वहां पे कहां कहां फायदा हो जाता है पता नहीं है, ठीक है ना। सुनिए, the covered after tax lending and borrowing rates for 3 units of a multinational corporation located in US and having subsidiaries in Singapore and Hong Kong are, तो ये lending और borrowing rates दिया हुआ है। As a good teacher मन करता है कि इसका मतलब समझाऊं, बट एज अ स्ट्रीट स्मार्ट टीचर मन करता है कि इसका मतलब नहीं समझाऊं। माने एज अ गुड टीचर मन करता है इसका मतलब समझाऊं, बट एज अ स्ट्रीट स्मार्ट टीचर मन करता नहीं बताऊं, बिकॉज नानी याद आ जाता है इसका मतलब समझने में। समझाऊं या नहीं समझाऊं, काम नहीं आया कुछ सम करने में। द कवर्ड आफ्टर टैक्स लेंडिंग एंड बोरिंग रेट्स, कवर्ड आफ्टर टैक्स लेंडिंग एंड बोरिंग रेट्स are given below. यस, वेट कर रहा हूं, यहां पोल तो कंडक्ट कर नहीं सकते, आई एम जस्ट वेटिंग। तो प्रियंका, विपुल, आयुषी बोल रहे समझाओ प्लीज सर। ठीक है, तो सुनिएगा, कवर्ड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है सुनिए। आप लोगों ने किया हुआ है बट नंबर्स के बिना समझ में नहीं आएगा। यूएस ने अगर इंडिया में पैसा लगाया, ध्यान से सुने, यूएस ने अगर इंडिया में पैसा लगाया रूपी में, और जो ब्याज है ना आई रूपी, वो सपोज 10% है, और इनकम टैक्स रेट इंडिया में 30% है, तो वैसे तो 7% यूएस वाला कमाएगा ना, अभी भी ये रूपी में है। और जब यूएस इस रुपया को ले गया तो उस समय तक करेंसी चेंज हो गया, उस समय तक करेंसी चेंज हो गया और रुपया डेप्रिशिएट हो गया, रुपया डेप्रिशिएट हो गया से बाय 5%। तो यूएस वाला नेट क्या कमाया इंडिया में, नेट कमाया 1.07 इंटू 0.95 -1 द होल इंटू 100। बताइए क्या आ रहा है। यूएस ने इंडिया में पैसा लगाया, इंडिया में ब्याज 10% था और टैक्स रेट 30% था, यानी कि नेट में ब्याज 7%। पर जब लाया तब अलग एक्सचेंज रेट था, जब ले गया तो अलग एक्सचेंज रेट, तो रुपया 5% गिर गया। तो यूएस वाले इंडिया में पैसा लगाया तो रुपया गिर गया, तो नुकसान होगा, 5% नुकसान। तो यूएस का डॉलर टर्म्स में रिटर्न क्या होगा, 1.07 इंटू 0.95 -1, 1.07 इंटू 0.95 -1, बताएंगे क्या आ रहा है। 1.07 इंटू 0.95 -1, ये 1.65% आ रहा है, 1.65%। ये जो 1.65% आ रहा है, दिस इज कवर्ड आफ्टर टैक्स लेंडिंग रेट इन इंडिया, कवर्ड आफ्टर टैक्स लेंडिंग रेट इन इंडिया। कवर्ड इसलिए बिकॉज हम लोग फॉरवर्ड कवर कर लिए, हम लोग फॉरवर्ड कवर कर लिए, ठीक है। दिस इज द आफ्टर टैक्स लेंडिंग रेट, इन्वेस्ट किए थे आफ्टर टैक्स, यहां पे टैक्स देने के बाद इन इंडिया। तो ये डॉलर टर्म्स में है, आई डॉलर, ठीक है। इंडिया में इन्वेस्ट करके डॉलर टर्म्स में क्या कमाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कवर्ड आफ्टर टैक्स लेंडिंग रेट। वैसे ही बोरिंग रेट निकल सकता है, इंडिया से बोरो किया, बोरो करने के बाद एक्सचेंज रेट चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली चुकाते समय अल्टीमेटली डॉलर टर्म्स में क्या लगा, और दैट इज कॉल्ड कवर्ड आफ्टर टैक्स लेंडिंग एंड बोरिंग रेट। समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो ये जो रेट्स दिया हुआ है सारा का सारा, ये यूएस डॉलर में है, ये डॉलर टर्म्स में है, ये सारा का सारा रेट जो है वो डॉलर टर्म्स में है। सूर्य ने बोला हाउ इज इट कवर्ड, वापस जाते वहीं पे, कवर्ड इन द सेंस दैट ये जो 5% है ना, ये रुपया का फॉरवर्ड डिस्काउंट है, फॉरवर्ड डिस्काउंट, यानी जो अपने कवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज में करते हैं, आज का फर्स्ट सम कि दूसरे करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो आने वाला उसको फॉरवर्ड कवर करते हैं, यानी कि जो रुपया में इन्वेस्ट किया था उसको फॉरवर्ड सेल किया था, ठीक है ना। और फॉरवर्ड सेल करते समय फॉरवर्ड डिस्काउंट था 5%, फॉरवर्ड डिस्काउंट था 5%। समझ में आया क्या,
अपने इंडिया में इन्वेस्ट किए से $1 लाख, तो $1 लाख को 70 के भाव पे चेंज किए रुपया में, 70 लाख रुपया, 70 लाख रुपया पे 7% कमाए तो 70 लाख इंटू 1.07, और वो जो रुपया आने वाला है उसको फॉरवर्ड सेल किए, पर जो फॉरवर्ड सेल किए वो जो फॉरवर्ड रेट है रुपया का वो 5% गिरा हुआ था, तो 5% गिरा हुआ था फॉरवर्ड रेट, यानी 72.5 या 73 था, तो अकॉर्डिंगली जब उसको डिवाइड करेंगे 73 से तो कमती डॉलर आएगा, वो जो डॉलर आएगा कंपेयर टू 1 लाख तो उससे 1.65% रिटर्न आएगा। ठीक है ना? ओके। पर इस पे क्या है, सारा एनर्जी लग जाता है ये चीज समझाने में, और मेन सम आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है। चलिए मेन सम में फिर से आते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है सारा का सारा डॉलर टर्म्स में इंटरेस्ट रेट है। आगे, करेंटली द सिंगापुर एंड हांगकांग यूनिट्स ओ 25 लाख एंड 35 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर टू देयर यूएस पेरेंट। तो अब बता रहा है आदान प्रदान, कौन कितना पैसा पाता है। याद है वो जो सब में था ना कि कौन कितना पैसा पाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो था। तो सिंगापुर और हांगकांग को पे करना है $25 लाख और $35 लाख किसको, यूएस को। तो मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, देख लो। सिंगापुर यूएस को देगा, एरो नहीं दिया हुआ है, सिंगापुर यूएस को देगा $25 लाख और हांगकांग यूएस को देगा $35 लाख। ठीक है, सिंगापुर यूएस को देगा $25 लाख और हांगकांग यूएस को देगा $35 लाख। ठीक है, सिंगापुर यूनिट ऑल्सो हैज $10 लाख रिसीवेबल फ्रॉम हांगकांग, तो हांगकांग सिंगापुर को देगा $10 लाख। ठीक है, हांगकांग सिंगापुर को देगा $10 लाख। तो जैसे अपने रफ डायग्राम बना रहे थे ना, ये थोड़ा सजाया हुआ छवि है। ठीक है, $10 लाख, तो कौन किसको कितना पैसा देगा पता चल गया। अब टाइमिंग ऑफ दीज पेमेंट्स कैन बी चेंज्ड बाय अप टू 60 डेज इन ईदर डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बोलना चाह रहा है ये जो पेमेंट्स है ना, ये पेमेंट्स या तो आज करवा सकते हैं या 2 महीने बाद, या तो पेमेंट आज करवाना है लीडिंग और या लैगिंग, लीडिंग या लैगिंग। ठीक है, लीडिंग या लैगिंग। इफ यूएस पेरेंट इज बोरोइंग फंड्स, यानी यूएस पेरेंट का डेफिसिट चल रहा है, वो बाजार से पैसा उठा रहे, while both सिंगापुर एंड हांगकांग हैव सरप्लस कैश अवेलेबल, यानी वो लोग बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो बाजार से बोरो करा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोरोइंग रेट है, जो बाजार में इन्वेस्ट करा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रेट है। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 4.9 की 5 बताइए। यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 4.9% के 5%, प्लीज बताइए। यूएस बाजार से बोरो कर रहा है, तो यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 4.9 या 5? यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 4.9 है कि 5 है? यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 4.9% है कि 5 है? और सिंगापुर और हांगकांग जो है वो लोग इन्वेस्ट करे, सरप्लस है उनके पास, तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दिख गया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर 2 रेट है, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट रेट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा रेट होगा, डिपेंड करता है आपका पोजीशन क्या है। अगर आप डेफिसिट में हैं तो आप बोरो करते हैं, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बोरोइंग रेट। यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोरोइंग रेट है 5%। बहुत जन ने गलत लिखा है, प्रियंका ने, रितिका ने, उत्कर्ष ने, अक्षत ने, विपुल ने गलत लिखा था 4.9। 5% इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यूएस बिकॉज यूएस इज बोरोइंग फंड्स। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि सपोज यूएस किसी से पैसा पाता है, आज यूएस पैसा पाता है ना, जैसे सिंगापुर से पैसा पाता है, और अगर हम लोग बोले कि सिंगापुर आज पैसा नहीं देगा, 60 दिन बाद देगा, तो उतना पैसा यूएस को बोरो करना पड़ेगा, तो 5% रेट पे, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और जो सिंगापुर और हांगकांग है उनका सरप्लस था, तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रेट है 2.7 और 2.75। होप जिन्होंने मिस्टेक किया था उनको समझ में आ गया, मैंने अंडरलाइन कर दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बाकी का रेट्स अब काम का नहीं है सब में, बाकी का रेट्स काम का नहीं है सब में, मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अंडरलाइन कर दिया है। तो जिन्होंने ये भूल के मिस्टेक किया था, शायद मेरे समझाने से समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, उनका शायद क्लियर हो गया होगा। प्लीज बोल दीजिए यस, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, प्लीज बोल दीजिए यस, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। जिन्होंने मिस्टेक किया था, मैं नाम वापस नहीं लेना चाहता हूं, होप उनको समझ में आ गया। यस प्लीज। ओके
चलिए कोई बात नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एमएनसीज ऑप्टिमल लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैटेजीज। यानी अपने को यह बताना है कि सिंगापुर जो यूएस को $25 लाख देने वाला है, उसको लीड करना चाहिए आज पे करे या लैग करना चाहिए 2 महीने बाद पे करे। हांगकांग जो देने वाला है यूएस को $35 लाख, दिख रहा है आपको, वो $35 लाख कब दिलवाए, आज की 2 महीने बाद। और हांगकांग जो सिंगापुर को देने वाला है $10 लाख, वो कब दिलवाए, आज की 2 महीने बाद। बस ये एडवाइस करना है, ऑप्टिमल लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैटेजीज। तो सिंगापुर और यूएस का देखिए, सिंगापुर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2.7% है, यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5% है। दिख रहा है आपको, सिंगापुर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2.7% है, यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5% है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूएस का ज़्यादा है, तो जाहिर है पेमेंट यूएस को आज मिलना चाहिए। सिंगापुर आज यूएस को पे करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सिंगापुर यूएस को आज पे करता है तो यूएस को $25 लाख मिल जाएगा, तो यूएस को $25 लाख बाजार से कमती बोरो करना पड़ेगा, तो 5% ब्याज पूरे फर्म का बचेगा। पर सिंगापुर आज जो पे करेगा यूएस को, उसके लिए सिंगापुर जो इन्वेस्ट कर रखा था वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो 2.7% नुकसान होगा, 5% फायदा होगा। समझ में आया क्या? प्लीज बोलिए। अगर सिंगापुर यूएस को आज देगा तो क्या है कि यूएस वाले को उतना पैसा कमती बाजार से बोरो करना पड़ेगा, तो 5% ब्याज बच जाएगा। याद रखिए, यूएस बोरो कर रहा था पर सिंगापुर तो इन्वेस्ट कर रखा था, तो सिंगापुर वो जो इन्वेस्ट करेगा तो उसको निकाल के वो पैसा देना पड़ेगा, तो 2.7% खोएंगे पर वहां 5% कमा लिए, तो नेट में अपने 2.3% फायदे में रहे ना। नेट में अपने 2.3% फायदे में रहे। समझ में आया? ठीक है, यानी हमेशा अपने को जो ज्यादा रेट है उसके फेवर में देखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, हांगकांग सिंगापुर को, सॉरी हांगकांग यूएस को, तो हांगकांग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2.75 है और यूएस का 5% है, तो हांगकांग यूएस को जाहिर है आज पेमेंट करेगा। बिकॉज वंस अगेन अगर हांगकांग आज पेमेंट करता है तो यूएस वाले को 35 लाख कमती बोरो करना पड़ेगा, 5% ब्याज बचेगा, पर हांगकांग 2.75% कमती कमा पाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस कोई बात नहीं है, 5% बचेगा, 2.75% कमती कमाएंगे, चलेगा। तो अपने को आज पेमेंट करवाना चाहिए, अपने को आज पेमेंट करवाना चाहिए। हांगकांग तो सिंगापुर का क्या जवाब है? हांगकांग तो सिंगापुर का क्या जवाब है देख लीजिए, 2.7, 2.75। हांगकांग तो सिंगापुर का क्या जवाब है? 2.7, 2.75। हांगकांग तो सिंगापुर का क्या जवाब है? 2.7 और 2.75। हांगकांग कब पैसा देगा? आज की बाद में। हांगकांग सिंगापुर को कब पैसा देगा? आज की बाद में। हांगकांग सिंगापुर को कब पैसा देगा? आज की 2 महीना बाद। हांगकांग सिंगापुर को कब पैसा देगा? आज की 2 महीने बाद। करेक्ट जवाब है सूर्या का, करेक्ट जवाब है रोहित बजाज का, लैग। हांगकांग सिंगापुर को बाद में पैसा देगा बिकॉज हांगकांग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। देख लीजिए, 2.75 ग्रेटर देन 2.7, 2.75 ग्रेटर देन 2.7, 2.75 ग्रेटर देन 7। तो हांगकांग अगर बाद में देता है, हांगकांग अगर बाद में देता है तो हांगकांग वो पैसा बाजार में लगा रखा है, 2.75 कमा रहा है। पर सर अगर सिंगापुर को पैसा नहीं मिला तो सिंगापुर बाजार में नहीं लगा पा रहा है, तो कोई बात नहीं, 2.7 का नुकसान पर 2.75 का फायदा, तो नेट नेट तो फायदा है ना। हांगकांग बाद में पैसा दे रहा है तो हांगकांग 2 महीने तक ब्याज में पैसा लगा रखा है, तो 2.75 कमा रहा है, पर सिंगापुर 2.7 नहीं कमा पा रहा है। कोई बात नहीं, 2.75 का फायदा, 2.7 का नुकसान। यानी कि अपने को हांगकांग के फेवर में डिसीजन लेना है, यानी वो पेमेंट देगा 2 महीने बाद। इज इट ओके? तो एडवाइस क्या हुआ? सिंगापुर विल पे नाउ टू यूएस, हांगकांग विल पे नाउ टू यूएस एंड हांगकांग विल पे आफ्टर 2 मंथ्स टू सिंगापुर। हांगकांग विल पे आफ्टर 2 मंथ्स टू सिंगापुर। तो सिंगापुर यूएस को आज पे करेगा, हांगकांग यूएस को आज पे करेगा और हांगकांग सिंगापुर को 2 महीने बाद पे करेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो निकाल लेंगे ना, जैसे आप लोगों ने बोला ना, सिंगापुर यूएस में जो एडवाइस दी है उससे प्रॉफिट हुआ 5 माइनस 2.7 यानी 2.3%। 2.3% जो सिंगापुर और यूएस का एडवाइस दी है उससे फायदा हुआ 2.3%। किसका? 2.3% और 25 लाख इंटू 2/12। 2.3% और 25 लाख इंटू 2/12 बताइए कितना? जो पहला एडवाइस हुआ कि सर सिंगापुर हांगकांग को 2 महीने बाद, सॉरी
सिंगापुर हांगकांग को आज देगा, उसके कारण कितना फायदा हुआ? 2.3% ऑफ 25 लाख इंटू 2/12, 2.3% ऑफ 25 लाख इंटू 2/12। यस माधव जी आप सही बोले, जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होता है उसके फेवर में सोचते हैं। अब बताइए कितना फायदा होगा फर्स्ट वाले से, सिंगापुर यूएस को आज देगा तो उससे कितना फायदा हो रहा है? 2.3% ऑफ 25 लाख इंटू 2/12, 958,333, 958,333 डॉलर्स। नहीं कोई ज्यादा निकाला है क्या? 2.3% ऑफ 25 लाख इंटू 2/12, 9583 आ रहा है, 9583 सॉरी। कोई क्या क्या निकाल रहा है अमाउंट। रोहित बजाज इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ रहा है? आपको निकालना है 2.3% ऑफ 25 लाख इंटू 2/12, बस 9583 आ रहा है, 9583 आ रहा है, 9583 आ रहा है। अमन सराफ बोल रहे हैं सिंगापुर के पास सरप्लस 15 लाख होता तो क्या करते? कितना अमाउंट का सरप्लस है इससे कोई मतलब नहीं है, दिया हुआ नहीं है, फालतू बात नहीं, ठीक है। सरप्लस या डेफिसिट है उससे मतलब है, ठीक है। तो सम के नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। इतना अमाउंट का सरप्लस होता तो आधा पड़ता, क्या करते क्या नहीं करते। जानबूझ के अपना बाल नोच के मेरा वाला हाल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 9583 और इसी तरह बाकी का बेनिफिट निकालना है, इसी तरह बाकी का बेनिफिट निकालना है। नंबर 3, indicate the change in MNC's optimal strategy if US parent has a surplus cash available। तो US का अगर सरप्लस कैश होता तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4.9% हुआ, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4.9% हुआ, तब भी तो कोई चेंज नहीं है, बिकॉज 4.9 तब भी ज्यादा है 2.7 2.75 से, कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज। पूछ रहा है अगर यूएस का सरप्लस होता तो बताइए क्या चेंज होता आपके एडवाइस में? कोई चेंज नहीं होता, 5 के बदले 4.9, तब भी तो यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा ही है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, आगे देखूं क्या था। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए थे, वेरिएबल कॉस्ट अपने साथ में किए थे लास्ट क्लास। ये पेएबल रिसीवेबल का सम है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। मनी मार्केट कवर, फॉरवर्ड कवर, ओके, और टिपिकल सम ऑफ फॉरवर्ड कवर वर्सेस नो कवर। ये क्या है? एफसी एंड एमएमसी वर्सेस एनसी का सम है। ये खुद आप लोग करना है। आईसीएआई का सम, आईसीएआई का, इसमें कोई अनोखा नहीं है, पर अपने बुक में छूट गया था, पुराने वाले बुक में था जो मेरा 2018 का पब्लिकेशन था, उस पर मैंने ये सम लिया था, पर मैं 2019-20 के पब्लिकेशन में भूल गया था ये सम। तो इन दैट केस की आईसीएआई का सम है, फॉरवर्ड कवर, नो कवर, मनी मार्केट कवर। आप लोग खुद ट्राई करेंगे इस सम को। और ये वाला सम भी नॉर्मल पेएबल रिसीवेबल का है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सम आल्सो। मनी मार्केट कवर का ये वाला सम ओपस का अपना हो गया था। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एंटायर शीट। ओ सॉरी, नंबर 11 बाकी है, इंपॉर्टेंट सम है नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। नंबर 11 बाकी है, इंपॉर्टेंट सम है, मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट सम है, रीसेंट बैचेस में क्लास में कराया हुआ है, जो रीसेंट बैचेस है उस पे क्लास में कराया हुआ है। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है, स्पेशल टाइप्स ऑफ सम्स इन एसएफएम, इस नाम से यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पर मैं अभी भी डिस्कस कर रहा हूं ये सम, ठीक है। 2018 में जिसने किया था या उसके पहले, उसका ये सम नहीं किया हुआ है। सम सुन लीजिए, सम का सार क्या है बता देता हूं, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। बात हो रहा है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। आपका मन है तो आप कॉपी कर सकते हैं। हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, बहुत ही खराब। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, सबसे बेस्ट। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, मैं अपने आप समझा दूंगा। बोल रहा है अगर कोई कंपनी करेंसी रिस्क सह रही है, अगर कोई कंपनी करेंसी रिस्क सह रही है तो वो कंपनी उस करेंसी रिस्क को कैसे मैनेज करती है, वो मैनेजमेंट को अपने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
या तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, या हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, या लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, या लो रिस्क लो रिवॉर्ड। सबसे वर्स्ट कौन सा बताइएगा? तो इन चारों में से सबसे वर्स्ट कौन सा है? इनको नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 3 एंड 4। इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? आप सीए बन के एक कंपनी के रिस्क मैनेजर बने और उस कंपनी का करेंसी एक्सपोजर है, तो करेंसी एक्सपोजर को कैसे मैनेज करेंगे, वो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज का 4 कैटेगरी है। इसमें से बेस्ट कौन सा है बताइए? वेट कर रहा हूं, इनमें से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट कौन सा है इसमें? सबसे बेस्ट कौन सा है? जाहिर है नंबर 3, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड इज द बेस्ट। सबसे वर्स्ट कौन सा है? ठीक है, सबसे वर्स्ट कौन सा? सबसे खराब कौन सा है? सबसे खराब, यस, नंबर 2 है हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, सबसे खराब है हाई रिस्क लो रिवॉर्ड। समझ रहे हैं? ओके, चलिए, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है, मैं बता रहा हूं, आपको बताना है कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आपको बताना है कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है ना? तो इन दैट केस सुनिए, आप जिस कंपनी के सीए बने उसने डिसाइड किया कि हम लोग के पास और काम नहीं है क्या, हम लोग करेंसी को ध्यान ही नहीं देंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। हम लोग करेंसी को ध्यान ही नहीं देंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। आप ध्यान नहीं देते हैं करेंसी में क्या होता है, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। यू निग्लेक्ट इट, यू आर टू बिजी, यू निग्लेक्ट इट, यू आर टू बिजी, यू निग्लेक्ट इट। तो नजरअंदाज करना, नेग्लिजेंस कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा? नेग्लिजेंस कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा बताइए? यू डोंट पे अटेंशन एट ऑल, आप कुछ हेज फेज में ध्यान ही नहीं देते हैं, तो नेग्लिजेंस कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा? ओके, मेरे को लगता है चारों सुन के बता पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। एक है नेग्लिजेंस, एक मिनट में लिख देता हूं, बिकॉज कई बार क्या होता है चारों सुन के आदमी बेटर बोल पाता है। निग्लेक्ट ये ए है, ठीक है ना? निग्लेक्ट ये ए आप हाथ में रखिए। अब सेकंड है, आप करेंसी को फोरकास्ट करते हैं, और फोरकास्ट करके जब फेवरेबल दिखता है तो आप हेज करते हैं, जब अनफेवरेबल होता है तो आप हेज करते हैं, और जब फेवरेबल है तो हेज नहीं करते। जैसे आपका डॉलर पेएबल है और डॉलर बढ़ने वाला है, ये फोरकास्ट है, तो आप हेज करते हैं, और डॉलर गिरने वाला है तो हेज नहीं करते, ठीक है ना? तो सेकंड वाला क्या है कि आप सिलेक्टिवली फोरकास्ट करके डिसाइड करते हैं, हेज और नॉट टू हेज, ये बी है। सिलेक्टिवली फोरकास्ट करके डिसाइड करते हैं, कभी हेज करते हैं, कभी नहीं हेज करते। इन्फोसिस का रिजल्ट आया आज, और इन्फोसिस ने स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। ओके, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। उनके करेंसी हेजिंग में भी नेट गेन हुआ है इन्फोसिस को, एंड उनका जो एडीआर है ना, इन्फोसिस का एडीआर वो करीब 12% ऊपर था प्री मार्केट में। यूएस मार्केट जो ओपन अब तो हो गया होगा, यूएस मार्केट के प्री ओपन में, ठीक है, इन्फोसिस का एडीआर। तो इन्फोसिस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है, ये सब जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज, उनमें करेंसी का बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट होता है। इस एंटिसिपेशन में आज ऑलरेडी आईटी शेयर सारे अप थे। विप्रो वाज 17% अप, इट हैज डन अ मेजर एक्विजिशन आउटसाइड इंडिया। इन्फोसिस वाज अप, माइंडट्री वाज अप, टीसीएस वाज अप, ठीक है। तो सिलेक्टिवली फोरकास्ट करते हैं, इन सबका ट्रेजरी वो लोग सिलेक्टिवली फोरकास्ट करते हैं। ओके, वीडियो बफरिंग हो रहा है बोल रहे हैं, ठीक है, फटाफट एंड करते हैं क्लास को। अगर वीडियो बफरिंग हो रहा है तो 2 जन का हो रहा है, मधुर का और प्रियंका का वीडियो प्रॉब्लम हो रही है, और भी लोगों को। वीडियो प्रॉब्लम और भी लोगों को हो रही है क्या, बताइएगा एक बार। इसका मतलब मेरे तरफ से जो कनेक्शन है दैट माइट बी सब ऑप्टिमल। ये मेरे डरपो क्लासेस में भी हो रहा था। यस, वीडियो इज बफरिंग, एवरीबॉडी सेइंग। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अपने 8:40 हो गया है, इस सम को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे इस सम को, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट कर कोई फायदा नहीं है, या किसी किसी का छूट जाएगा, ठीक है। तो विल डू इट द सम इन द नेक्स्ट क्लास। तो एसएफएम का चैलेंजिंग सीरीज 5 जो होगा
उसमें क्या क्या करेंगे सुन लीजिए। एक तो ये वाला सम कर लेंगे, और एक मैंने मॉक टेस्ट पेपर आखिरी वाला लिया था जिसपे 21 क्वेश्चंस थे। मॉक टेस्ट पेपर आखिरी वाला 21 क्वेश्चंस थे। रिक्वेस्ट है कोई अभी वो शेयर कर दे, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर आखिरी वाला 21 क्वेश्चंस थे, उसपे कई सारे डिफिकल्ट सम्स थे, वो वाला भी शेयर करना है। एसएफएम चैलेंजिंग सीरीज का 5th क्लास में मैं मॉक टेस्ट जो लिया था, वो 5वां टेस्ट था या क्या था मेरे को ध्यान नहीं है, तो वो टेस्ट था जिसमें 21 क्वेश्चंस थे, मेरे को ध्यान है। वो वाला टेस्ट पेपर कोई शेयर कर दीजिएगा, तो वो वाला अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ओके। सो सिंस देयर इज अ वीडियो प्रॉब्लम, देयर इज नो सेंस इन कंटिन्यू एनी फर्दर। क्लास भी प्रोलॉन्ग्ड हो गई है, 1 घंटा 40 मिनट की क्लास, ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है। चलिए, बाय बाय।